मीडिया के जितने दोस्त अहबाब हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना मेरे लिए वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त निकाल कर उन्होंने मुझे ये हौसला अफजाई बख्शी। मैं आप दोस्तों के सामने मोहम्मद तैयब अवान, मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब प्रेस क्लब रजिस्टर इस्लामाबाद, मैं आपको आज दोस्तों वो चीज़ें बताना चाहता हूँ। बल्दिया अटक जिसका नाम है, आज से 12.5 साल हो गए हैं। यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम आमर इलियास है। कभी वो आमर इलियास बनता है, कभी आमर इकबाल बनता है। वो इस बल्दिया अटक को दीमक की तरह खा गया है। उसके हाथ इतने लंबे हैं। उसका कहना यह है कि कोई मिनिस्टर, कोई वजीर, कोई अफसर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 1 महीना हो गया है हम उसके खिलाफ खबरें लगा रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। अभी वो बार बार अपने दोस्तों के ज़रिए, अपने भाइयों के ज़रिए, अपने अजीज़ों और कारब के ज़रिए मुझे धमकियाँ दे रहा है, आप जाओ, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मेरे ख़िलाफ़ आप कहाँ पर गए तो मैं आपको आपके घर का भी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका वो हाल करूँगा जो दुनिया देखेगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार जो आमर इलियास होगा। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं उस प्रधानमंत्री के कारनामे। सबसे पहले आप ये देखें, आप ज़रा कैमरे की आंख से ज़रा ये गौर करें। वो 2/7/1995 में, ये आप ज़रा चेक करें, दो 7/1995 में उसकी तकर्री हुई। ये एक लिस्ट है उसकी चालाकबाजियाँ, उसकी फ्रॉड, उसकी करप्शन के बारे में। वो भर्ती हुआ एक लिस्ट में 2/7/1995, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसको तरक्की हो गई 1999 को वो बन गया क्लर्क, ठीक हो गया। उसकी यहाँ पे जितने भी सीनियर लोग हैं सब आप ये देख ले, जितने भी लोग हैं BPS 7 क्लास 7 के सारे क्लर्क हैं, ठीक हो गया। ये उनमें से 10वें नंबर पर है। इन लोगों का हक नहीं है। ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, नंबर 1 मोहम्मद फरीद, क्लर्क, मैट्रिक 3/2/1986 इसकी तकर्री है। तो इस गरीब का कोई हक नहीं है। यहां से आते आते वो यहां पे क्लर्क बन गया। फिर उसने, ये आप देखें, उसने फ्रॉड कहां से और कहां तक फ्रॉड किया, ये आप देखें। ये ट्रम्पिंग देखें, नीचे अफसरों के साइन है। अफसरों को तो नहीं पता, इसने अपने जाती रिकॉर्ड से निकाल करके ये इसने टैंपरिंग की। यहां पे ये अपने आप को ये 29 नंबर पर है। ये तो हमें, मुझे लगता है ये तो जेली लिस्ट है। यहां पे ये 29 नंबर पे आमर इकबाल बन गया। आमर इकबाल से बनकर आमर इलियास इसने टेम्परिंग कर दिया। यहां पे इसकी जो तकर्री है वो 27/6/95 और आप यहां फ्रॉड देखें और यहां फ्रॉड देखें, ये 2 फ्रॉड है। यहां पे इसकी तकर्री हुई है 30
यहाँ पे इसकी तकरीर हो गई जी 30/6/95। यहाँ पे इसकी तारीख पैदाश जो है 23/4/75, फराड नंबर 3। यहाँ पर इसकी तारीख पैदाश है 18/10/74। इसने लोगों की आंखों में, अफसरान बाला की आंखों में धूल झोंककर अपने आप को क्लर्क की सीट पर ले आया। फिर इसकी सीनियरिटी पूरी न होने की वजह से यहां पर भी इसने टेम्परिंग की है। यहां पे इसने सब कुछ कर ये क्लर्क भर्ती हो गया। सबसे पहली बात तो ये क्लर्क सेंट्री इंस्पेक्टर लग ही नहीं सकता। कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, किसी चीज किसी जगह में ये लिखा हुआ नहीं है। जिस वक्त इसके आर्डर हुए थे ये लगा हुआ था टैक्सी स्टैंड का इंचार्ज, यहाँ पे जितने सलूकी अड्डे थे अभी तो खत्म हो गए, वहां पे ये ड्यूटी करता रहा है। ये 30/6/2000 तक ये क्लास 6 में था। जनाबे वाला भाई 7-6 बंदे हैं, 7वां ये अलियास आमिर इकबाल, ये 2 नामों से 11-12 साल हो गए हैं। ये म्यूनिसिपल कमेटी को दीमक की तरह चाट रहा है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये 7वें नंबर पर टैक्सी स्टैंड जो आज से 10 साल 8 साल 6 साल पहले ये सुजुकियों के स्टैंड होते थे, वहां पे ये ड्यूटी करता था। सुजुकी स्टैंड में कोई ओवरलोडिंग ना करे या कोई ऐसा अड्डे की खिलाफ वर्जी ना करे, वहां पे ये ड्यूटी करता था 2000 तक। वहां पे ये 7वें नंबर में मेरे भाइयों, ये आप मुलाजा फरमाएं, ये इतना शातिर है जिसने 2 नाम रखे हुए हैं, जिसको मलक आमिर अलियास और मलक आमिर इकबाल के नाम से लोग नहीं जानते। मैं आप आज इस मीडिया के तवस्सुत से आपको बताना चाहता हूं कि इसके 2 नाम हैं। फिर यहां पे ये इसके पास ना डिप्लोमा है, ना ये सेंट्री इंस्पेक्टर बन सकता है, ना लग सकता है। ये किस बिहाफ पे, किस वजह से ये सेंट्री इंस्पेक्टर है, यहाँ पे भी इसको नोटिस इसका निकला हुआ है। ये अपने आप को सेंट्री इंस्पेक्टर कहलवाता है। या तो ऐसे होता है बाद दफा कोई सुपरवाइजर नहीं होते तो आर्जी तौर पे गवर्नमेंट या बल्दिया उनको इजाफी चार्ज देती है 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। उसके बाद जो सेंट्री इंस्पेक्टर होता है वो आकर अपना चार्ज संभाल लेता है। जिसको एडिशनल चार्ज कहते हैं वो आर्जी होता है। वो इसलिए देते हैं कि भाई यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, काम ज्यादा हो गया, मामलात ऐसे बिगड़ गए हैं, तो उस वजह से दिया जाता है। इस मौसूफ ने तो ऐसा किया भाई सेंट्री इंस्पेक्टर को रोंद कर अपने पाँव के नीचे अपने आप को इसने सेंट्री इंस्पेक्टर को छोड़ दो, इसने तो बल्दिया का चीफ का ओहदा भी संभाला हुआ है। जितने अफसरान बाला हैं वो उसके आगे टस से मस नहीं होते, बोलते नहीं है, बात नहीं करते। हो सकता है इसने उनको अपने साथ मिलाया हो। ये देख रहे हैं यहां पर यह मौसूफ 43 नंबर बने। ये क्लर्क है। क्लर्क कभी भी रूल ऑफ लॉ कानून के मुताबिक एक क्लर्क कभी भी सेंट्री इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। ये मेरा इसको चैलेंज है। मेरे खिलाफ कोर्ट में जाए, अदालत में जाए, जिधर मर्जी जाए, इंशाल्लाह इस बल्दिया अटक को हम आपके तवज्जुह से, इस बल्दिया अटक से जितने ये करप्ट लोग हैं इनको हम पाक करेंगे। जो हमारे गरीब लोग टैक्स दे रहे हैं, जो हमारे लोग यहाँ पे मजदूरी करके बल्दिया को माना मंथलिया दे रहे हैं, उन लोगों के पैसों से इन्होंने आज खरबों रुपए की जायदादें बना ली हैं, माल बना लिए हैं। कल इसका नाले के ऊपर घर था,
अब ट्रिपल स्टोरी बन गई है, इसके बाद वीगो गाड़ियाँ आ गई हैं, एक्सलाइयाँ आ गई हैं, कहाँ से आई हैं? इसने मेरे भाइयों, इसने अपने ज़ाती सुपरवाइजर रखे हुए हैं जो लोगों से काम करवाते हैं, जो गरीब मजदूर लोग हैं उनसे पैसे लेकर वो काम पे आते हैं, गरीब लोगों से काम करवाते हैं। अमीर लोग जो इनके चाहने वाले हैं, जिनको ये लोग इस्तेमाल करते हैं अफसरों के लिए। आप जनाब वाला, मैं आपको बहुत अहम इशू पे आना चाहता हूँ। ये तो इसके ज़ाती मामलात है। अभी इसने जो बल्दिया अटक, म्यूनसिपल कमेटी अटक को सामने नज़र नहीं आता। इसने जितना नुकसान पहुँचाया है उसकी दास्तान पूरे पंजाब के किसी म्यूनसिपल कमेटी में नहीं मिलती। भाई इससे ये पूछा जाए, मैं आला अफसरान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसाता से इनसे पूछें, जो रोज़ आप कचरा फेंकते हैं, गाड़ियाँ, रक्शे, ट्रालियाँ जाती हैं, वो कितना कचरा होता है और उसका डीजल, पेट्रोल, मैक्सिमम पे कितने अखराजात माना के हैं, देने के हैं या हफ्ता के हैं, वो कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई ये मिली भगत करके, अफसरान बाला के साथ मिली भगत करके ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने पैसे, जितने आते हैं, तनख्वाहें आती हैं, ये अफसरान बाला से मिली भगत करके ये खुद बोल कर जाते हैं। इनसे रक्षों के मुतालिक आप पूछें, भाई सुबह आप उठ कर देखो, जो रक्षा ड्राइवर रक्षा चला रहा होता है उसका रक्षा कभी पीपल्स कॉलोनी में ख़राब होता है, कभी टोक फतेह में ख़राब होता है, कभी फारा चौक में ख़राब होता है, वो कभी उसके नीचे खड़ा होता है। वो एक कचरा बाहर कर 6 आदमी वो सारा दिन एक दिहाड़ी लगाकर पूरा एक दिन में वो रक्षा, जो लोड रक्षा होता है, वो चलने के काबिल ही नहीं है, उनकी मेंटेनेंस है नहीं, उनकी फिटिंग सिस्टम जो है महकमा ज़राअत वाले करते हैं वो है नहीं है, उनके ऊपर ना मीटर है, ना कोई और चीज़ है, ना उनका कोई बेनिफिट है। ये सब आवे का आवा जो है ये बिगड़ा हुआ है। इसके बीच में एक आमर अलियास और दूसरा आमर अलियास इकबाल है। आगे देखें, ये सेंट्री इंस्पेक्टर नहीं है तो क्या है? ये इससे पहले भी ये दरख्वास्तें दी गई हैं और ये हमारी दरख्वास्तें देखें, हमने कई तकरीबन 4 महकमों को दरख्वास्तें दी हुई हैं। खुदा रहा यहाँ पे इस अटक में कोई सेंट्री इंस्पेक्टर नहीं है, कोई काबिल अफसर नहीं है। क्या या खुद गवर्नमेंट ने या जो हमारे वजीर मुशीर जो MNAs हैं उनको ये पता नहीं है? तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है, ये तब्दीली है। 3 साल हो गए हैं। मैं इन हजरात से, इन अफसरान बाला से और MNA साहब से, MPA साहब से, मुशीरान से ये कहना चाहता हूँ, ये जो अभी अपने आप को कहता है मैं सेंट्री इंस्पेक्टर नहीं हूँ, ये देखें सेंट्री इंस्पेक्टर के है, ना इसके पास कोई डिप्लोमा है, ना इसके पास दुनिया की कोई चीज़ है। क्लर्क सेंट्री इंस्पेक्टर कहाँ से बन जाता है मेरे भाइयों? इसने तो अटक के लोगों को लूटा हुआ है, इसने सब लोगों को यरगामाल बनाया हुआ है, कोई नहीं बोलने वाला। ये हमारी दरख्वास्त देखें, ये चेक करें, ये चेयरमैन नैब के पास गई हुई है, ये एहतसाब सेल में गई हुई है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब हम 22A में भी जा रहे हैं, अदालत का दरवाज़ा भी खटकाएंगे। हमारी अगर बात ना सुनी गई, अगर हमारे साथ ड्रामा किया गया, धमकियाँ मिल रही हैं, अफसरान धमकियाँ दे रहे हैं, आला लोग धमकियाँ दे रहे हैं, अगर हमारे साथ इंसाफ न किया जाएगा, हमसे इससे हमें कोई लेना देना
ना कोई मामला ना कुछ है, ना हमारा कोई बल्दिया में भाई मुलाजम है, ना बेटा मुलाजम है, ना बल्दिया के हम किराएदार हैं, ना हमने बल्दिया से पानी लगाया हुआ है, ना हमने बल्दिया से कोई लेना देना। हम ये चाहते हैं इस बल्दिया अटक को, म्यूनसिपल कमेटी की इस करप्शन को ख़त्म करके यहाँ पर एक नेक और साफ सुथरा, इस अटक में बहुत सारे अफसरान हैं, कहाँ से ले आओ, हजरों से ले आओ, असनादार से ले आओ, पीडीगेयर से ले आओ, जान से ले आओ, इस बल्दिया अटक को इस नासूर से हमारी जान छुड़ाओ। हम सब जितने अफसरान आला हैं उनको ये अटक के लोग दुआएं देंगे, अटक के जितने गरीब बासी हैं उनको हाथ उठा कर दुआएं देंगे कि भाई ये जो हमारे ऊपर अजाब डला हुआ है 12 साल से, खुदा रा इससे निजात दिलाई जाए। आखिर में मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, कोई अगर साफ़ी मेरा भाई कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। जी तैयब साहब, आपने बड़ी डिटेल से ये चीज़ें बताई हैं और वाकई ये हैरानकुन बातें हैं जो आपने बताई है कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है बल्दिया अटक में, और जो बड़े इसके जिम्मेदारान हैं उनको अभी तक इस चीज़ की खबर नहीं है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे फरमाया कि आपको धमकी भी दी गई है, तो उन्होंने कैसे आपको धमकी दी? मतलब उन्होंने क्या कहा आपको? क्या फ़ोन पे आपको धमकी मिली है या कोई रिटर्न में मिली है? क्या धमकी थी आपको, क्या बोला? ये मेरे भाई इस तरह हुआ कि भाई इन लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से मेरे पास बंदे भिजवाए हैं, मेरे दोस्तों के पास भिजवाए हैं। इनका एक रिश्तेदार है वहाँ पे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने मुझे कहा है कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, आप आगे 11.5 साल अटक में किसी साफ़ी ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तो आप क्या हैं? ठीक है, चूँकि ये हमारे मल्लेदार हैं, हमारी एक गली दूसरी गली में रहते हैं, इस वजह से इन्होंने ये समझा होगा कि हम धमकी देंगे। ये 6-7 भाई हैं, इनके पास तो वर्कर हैं, बड़े लोग हैं, सारी चीज़ें हैं। ये जो अपने आप को कहता है मैं कोई मेरा क्या क्या कर सकता है, हाई लेवल का हूँ, अगर भाई आप हमारे रास्ते से हटे नहीं तो मैं आपको मरवा भी सकता हूँ। आपके तबासुर से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया या मेरा कोई ऐसा मसला बन गया या मेरी फैमिली का, ये जिम्मेदार ये होगा, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात। तैयब साहब, आप इसके बाद अगला आपका क्या कदम होगा? अगर इनको नहीं हटाया जाता है अपनी सीट से तो आगे आप इसके लिए क्या करें? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। आगे ये है कि हम 4 अदारों में गए हुए हैं, एंटी करप्शन भी हमने एप्लीकेशन दी हुई है, तसाब सेल में भी गए हुए, ये सरकारी मुलाजिम है, ये नाउज़ बिल्लाह खुदा नहीं है। हम अवाम की, अटक की अवाम की फलाह के लिए, गरीब लोगों के फलाह के लिए जहाँ तक जाना पड़ा हम इंशाल्लाह जाएंगे। ये आप जो हमारा ग्रुप है आप हमारे साथ देंगे तो इंशाल्लाह हमको जहाँ तक जाना पड़ा हम वहाँ तक जाएंगे, जब तक कोई काबिले इतबार या दयानतदार कोई सेंट्री इंस्पेक्टर नहीं आ जाता। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जैसा कि मामला काफ़ी हाईलाइट हो चुका है और अखबारों में भी इसकी ज़िक्र बन चुका है, लेकिन जो पहली बुनियाद पे जो मुतल्लिका अफसरान हैं उन्होंने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? आपने अच्छी बात की, रिस्पॉन्स हो असल में भाई हर चीज़ जो बिगड़ी हो अफसरों इनके साथ हैं, अफसरों को ये बात पता है, ये हमको हर चीज़ पूरी कर रहा है, पेट्रोल अफसरों का ये पूरा कर रहा है और अफसरों की जो ख्वाहिशात हैं सारी चीज़ें वो पूरी कर रहा है। आप बल्दिया अटक में, मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप रात को 2 बजे 1 बजे 12 बजे बल्दिया अटक के सामने से गुजरे तो आपको पता चल जाएगा बल्दिया अटक का दफ्तर खुला होगा। रात को कोई इमरजेंसी तो नहीं है, रात को पूरे बल्दिया अटक में या शहर में आग नहीं लगी हुई है, कोई जुलूस नहीं निकल रहा है या कोई बकरा ईद नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो रात को 1 बजे 2 बजे 1:30 बजे भाई ऑफिस खुला होना, दफ्तर खुला होना, लेडीज़ का वहाँ पे आना जाना, ये क्या मायने रखती हैं?
جی میرے بھائی، ابھی جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں کہا ہے کہ یہ دو نام ہیں، ایک عامر اقبال ہے اور ایک عامر الیاس ہے، یہ کہ جو دو نام ہیں یہ دو الگ فرد ہیں یا دو نام کے ایک بندہ ہے اس میں جو کام کر رہا ہے؟ پہلا تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے پوری طرح ڈانس کی ہے کہ ایک بندہ تقریباً یہ سمجھے کہ کوئی 11-12 سال سے یہ سیٹ پہ کام کر رہا ہے، ظاہر بات ہے سارے 24 کے اعلیٰ افسران ان کی علم میں تو ہوگا یہ بندہ اگر یہ کلرک کی سیٹ کا ہے تو انسپیکٹر کی سیٹ پہ کام کر رہا ہے، وہ جتنی کرپشن ہو رہی ہے وہ پھر ملی بھگت سے سارا کام ہو رہا ہے. جی آپ کا پہلا کوشچن، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ 2 نمبر لسٹ ہے، یہ 1 نمبر لسٹ ہے، اس پہ ٹیمپرنگ کی گئی. ایک جگہ میں آپ کہتے ہیں میں 1974 میں پیدا ہوا، 18/10/1974 پیدا ہوا، ٹھیک ہے، چاند ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، 2 دفعہ تو پیدا نہیں ہوتا. دوسری جگہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں 25/4/75، آپ کی تاریخ پیدائش 2 کیسے ہوں؟ یہ نیچے اسٹمپ لگی ہوئی بلدیہ، ٹھیک ہو گیا، یہ بلدیہ کا ریکارڈ ہے، یا یہ 2 نمبر ہے یا یہ 2 نمبر، ٹھیک ہو گیا. یا اس میں اس کی سنیاتی نہیں باندھی ہوگی، اس وجہ سے اس نے ٹیمپرے کا کہ اپنی عمر کام کرائی ہوگی. یہ تو ابھی ادارے بتا سکتے ہیں، اداروں کے پاس ہماری انکوائری ڈی سی صاحب نے مارک کی ہے، سی او صاحب کل ہماری وہاں پہ تاریخ تھی، انکوائری بھی ہوئی ہے، وہاں پر بھی ہم نے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک چیز آپ نے ابھی دکھائی تھی بطور ثبوت، جو کہ عامر الیاس صاحب کے والد جی وہ بلدیہ میں ٹھیکیدار بھی ہیں، انہوں نے رجسٹریشن معاملے اور کافی عرصے سے وہ بلدیہ کے ٹھیکیدار ہیں اور کام کر رہے ہیں. اب جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میرا کوئی بھی عزیز رشتہ دار بلدیہ میں ملازم نہیں ہے، تو وہ یہ کرپشن کی اس میں نہیں آتا. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ والد جو ہے وہ کام لے رہا ہے اور سینٹری کے ریلیٹڈ ہی کام لے رہا ہے، کوئی ڈپو بنا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ایک ڈپو بنتا ہے اس میں 5 لکھے جاتے ہیں، ایسی چیزیں بھی تو اس میں کوئی شامل ہوں گی. تو یہ چیزیں اب کرپشن در کرپشن والی جو جیسے آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ جو بلدیہ کے افسرانے والا ہے ان کو نہیں پتا کہ یار یہ اس کے اتنے عزیز رشتہ دار یہاں پہ جو جاب کر رہے ہیں ان کے علم میں نہیں ہے کہ ڈیوٹ بھی لگا ہوا ہے، وہ ٹھیکے پہ ٹھیکے لے رہا ہے، تو یہ چیزیں افسرانے والوں کو نہیں پتا. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ اچھا، یہ سارے ایسے ہے کہ یہ 28/6/2012 کا ایفیڈیوٹ لگا ہوا ہے، یہ آپ پڑھیں، یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ ان کا والد صاحب لکھتا ہے مسمی محمد نواز و شیر خان ساکن ملا امین آباد الفن بیان کرتا ہوں کہ INS برانچ TMA میں میرا کوئی عزیز یا رشتہ دار ملازم نہ ہے. یہ آپ کی بات کا پہلا جواب یہ ہے. تو 95 میں عامر الیاس 95 میں بھرتی ہو رہا ہے، اس کے بھائی 2 سال بعد بھرتی ہوں گے، 3 سال بعد بھرتی ہوں گے، تو 4 بندے تو ان کے بھائی ہیں، 3 ان کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کو تو چھوڑ دو. بھائی اس کے باپ نے جھوٹ بولا، اس کے باپ نے جھوٹ بولا، آپ نے ایک تو خدا کے سامنے جھوٹ بولا، حلف دیا، دوسرا اس نے گورنمنٹ آف پنجاب کو دھوکے میں رکھا کہ 4 اس کے بھائی بلدیہ میں ملازم ہیں،
ठीक हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ, ये एफिडेविट, ये वोटर लिस्ट, ये कहाँ लेकर जाएगा। दूसरा इन्होंने सवाल किया, इनके बाप के पास सारे ठेके हैं, बल्दिया के जितने भी ठेके होते हैं, ये कचरा कुंडी के जो बनाए जाते हैं जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, ये क्या करते हैं, बाप जो है वो ठेकेदार है, बेटा सैनिटरी इंस्पेक्टर है जो नहीं है, बेटा सैनिटरी इंस्पेक्टर है जो नहीं है, लोगों के ऊपर सांप बनकर बैठा हुआ है। 1 महीना हॉल बनता है कचरा फेंकने के लिए, तो 6 के पैसे बाप वसूल कर ले जाता है। तो ये नहीं है, ये तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के उसमें बल्दिया के अदारों में धूल चौंकने के बराबर है। ये सब फ्रॉड है।